बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आज आपके साथ दो ही स्टोरीज़ डिस्कस करनी है। ज़ाहिर है वो स्टोरीज़ ऑफ द डे हैं। एक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के केस की समाअत एक लंबे अरसे के बाद दोबारा शुरू हुई। उसका अहवाल किस मुश्किल में है वफाक, या हम कह सकते हैं किस मुश्किल में पड़ गए हैं फ़रोग़ नसीम साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो बयान करूँगा। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब की गिरफ़्तारी के लिए छापा। जनाब, इसके लिए बड़े मैंने राब्ते किए, बड़े ज़राए से मैंने बड़ी ख़बरें इकट्ठी की हैं और बड़ी मज़े की बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं बहुत ही छोटी सी एक बात कहना चाह रहा हूँ कि अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बहाल की हैं कुछ। अच्छा, तो उसमें ये है कि जनाब यहाँ से लोग जा सकते हैं, वहाँ से नहीं आ सकते। अच्छा, पहले ये था कि वहाँ से आ सकते हैं, यहाँ से। ये बड़ा अजीबो गरीब किस्म का फ़ैसला। उस वक़्त भी लोगों ने कहा कि सर हम यहाँ से यहाँ फंस गए हैं, वहाँ अपने, किसी ने कहा मैं मियाँ के पास जाना चाहती हूँ, किसी ने कहा कि जनाब हम बच्चों के पास, किसी ने कहा हम वालिदैन के पास। तो बहरहाल अब वो हुआ। अब वहाँ मुझे ये फ़ैसले की भी कोई समझ नहीं आई कि मतलब अजीबो गरीब बात है कि फिर वो बहुत मुतअद्दिद लोग जो है ना फ़ोन कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं कि सर काइंडली आप पॉइंट आउट करें, इस चीज़ को आवाज़ उठाएं कि हम वहाँ फंसे हुए हैं, क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं? यहाँ वाले हरदम जाएं वहाँ पे, लेकिन वहाँ वाले भी यहाँ पे आएँ। एक तो साहब हैं, उन्होंने मुझे बाकायदा कॉल करके बताया, मैसेजेस भी किए और बहुत डिटेल के साथ। उन्होंने कहा जी मैं गया था, कोई मेरी जो है ना वालदा साहबा वहीं पे सेटल्ड थी अमेरिका में, तो वहाँ उनका अभी ईद के कोई आसपास इंतकाल हो गया और वहाँ पे अब मैं फंस के रह गया हूँ। यहाँ पे मेरी फैमिली यानी कि बीवी बच्चा यहाँ पर है पाकिस्तान में, तो अब मैं आना चाहता हूँ। उन बेचारों के पास पैसे भी ख़त्म हो गए हैं जो मैं चेक जो है ना साइन करके दे के आया था। तो बड़ी एक अजीबो गरीब सी सूरत हाल है। तो बहरहाल उनकी एक रिक्वेस्ट थी, एक रिक्वेस्ट या एक इल्तजा समझ लें या एक दरख्वास्त है, वो हुकूमत पाकिस्तान तक पहुँचाना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तक पहुँचाना, कैबिनेट तक पहुँचाना, या वज़ीर हवा बाजी साहब तक पहुँचाना, या मतलब PIA की जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो भी इस सिलसिले में फ़ैसला साज हैं, ज़ाहिर है वो कैबिनेट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, हुकूमत पाकिस्तान है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि काइंडली आप हमें भी ले आएँ, क्योंकि ये जो है ना वो वहाँ पे बेचारे फंस गए हैं, तो बहुत ही मुश्किलात का शिकार हैं। बहरहाल अब मैं आऊँगा जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के केस की तरफ। फ़रोग़ नसीम साहब साबिक़ वज़ीर कानून, जी हाँ, उन्होंने 2 बार इस्तीफ़ा दिया। ये भी बड़ी एक हिस्ट्री लिखी जाएगी जनाब। पहली बार तो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था जनरल बाजवा साहब का केस लड़ने के लिए, जो एक्सटेंशन वाला, और अब दूसरी बार इस्तीफ़ा दिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ केस लड़ने के लिए। हाँ जी, अच्छा, खैर वो जो दूसरा, वो उन्होंने पहला केस भी लड़ा था ना, वो भी कानूनी और आइनी माहिरीन कह रहे हैं कि उसका भी बेड़ा गर्की किया था, उस केस का भी, क्योंकि वो कभी भी जब सुप्रीम कोर्ट में वो दोबारा आ गया तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। बहरहाल इस पर मैं फिर बाद में कभी बात करूँगा। और जनाब अब जो है ना एक केस उन्होंने और भी लड़ा था परवेज़ मुशर्रफ साहब का, बेड़ा उसका भी गर्क किया। आपको पता है ख़ुसूसी अदालत ने उनको फिर सज़ाए मौत सुना दी। लेकिन अब देखें कि अब क्या होता है। मुश्किल में बहुत नज़र आ रहे हैं जनाब ये वही फ़रोग़ नसीम साहब हैं कि जो बानी MKM अल्ताफ़ हुसैन साहब को नेल्सन मंडेला कह रहे थे। जी हाँ, उनका बाकायदा इस सिलसिले में साठ मौजूद है, ठीक है। उनका वो कह रहे थे कि अगर इस वर्ल्ड होराइज़न में कोई नेल्सन मंडेला के बाद लीडर हैं तो अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं। फिर उसके बाद अल्ताफ़ हुसैन साहब से ऐसे आंखें फेरी, ऐसे तोता चश्मी की कि फिर मुड़ के भी नहीं देखा जनाब। क्या बात है। अच्छा, एक ही सेनेटर MKM के कोटे पे किस तरीके से मुंतखब कराए गए, आप देख लें कि हालांकि उनकी अक्सरियत, बहुत सारे उनके मेंबरान थे, वो करा सकते थे, लेकिन एक ही सेनेटर कराए गए कि जो फ़रोग़ नसीम साहब। अच्छा, अब कहा जो उन्होंने खैर परवेज़ मुशर्रफ की भी वकालत की थी, ये भी आपको मालूम है। अब कुछ ज़राए कह रहे हैं कि हो सकता है, पिछली दफ़ा तो उन्होंने रिज़ाइन किया ना और दोबारा वजारत संभाल ली,
अब कुछ ज़राए कह रहे हैं कि हो सकता है अब की बार वो दोबारा वजारत ना संभालें, क्योंकि ज़ाहिर है कि केस तो चलेगा लंबा। अब जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा कि इसको मौसम गर्मा की तातीलात से पहले वाइंड अप करना है, तो तातीलात गालिबन कहीं अगस्त में होती हैं, जुलाई के एंड या अगस्त में। तो इस वजह से फिर जो है ना, आप देखते हैं कि वो 2 महीने तक, और वैसे भी सूरत हाल 2 महीने तक क्या होती है ये भी देखने वाली बात है। अच्छा, तो फिर उसके बाद जो है ना, अब ये भी एक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का अनोखा तरीन वाक़या होगा कि आप देखें ना, जितने भी एलाइज़ होते हैं गवर्नमेंट के, हुकूमत पाकिस्तान के जितने भी मुख्तलिफ यानी कि पीपल्स पार्टी के भी जो है ना एलाइज़ थे, उनकी भी कोalition गवर्नमेंट थी। इसी तरह से नून लीग को तो तकरीबन 2/3 मेजॉरिटी हासिल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके एलाइज़ रहे हैं, मौलाना साहब उनके एलाइज़ रहे हैं। अच्छा, फिर उससे 90s में उनके MKM भी एलाइज़ थे। तो जितने भी एलाइज़ होते हैं ना गवर्नमेंट के, तो वो जनाब ख़ुद एलाइज़ नाम देते हैं कि जी हमारे जितना उनके साथ बैठ के ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग में तय होता है कि जी फ़लाँ फ़लाँ कितनी आपको वजारतें देनी हैं, कौन सी देनी हैं, तो फिर ये पार्टी हेड या पार्टी की जो कमेटी होती है, उनकी जो पार्टी की बॉडी होती है, वो उस गवर्नमेंट को कहती है कि जी हमारे फ़लाँ फ़लाँ वज़ीर बना दो। 1 का तय हुआ है, 2 का तय हुआ है, 3 का तय हुआ है, जिसका भी हुआ है, हमेशा से ये होता है पार्टी हेड कहता है जनाब वो नाम दे रहे हैं, आपने इनको वजारतें देनी हैं, और जो हमारे साथ वजारतें तय हुई हैं तो इनको ये वाली दे देनी है। ठीक है। इस दफ़ा बड़ा अजीब व गरीब हुआ कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, जो कि MKM पाकिस्तान के सरबराह हैं, उन्होंने जनाब एक टीवी इंटरव्यू में आके कह दिया, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि ये जो फ़रूक नसीम साहब हैं ना, इनकी वजारत तो हमने मांगी नहीं थी, ये तो यूँ यानी कि इन्होंने PTI ने हमारे साथ 2 वजारतों का वादा किया था, तो आगे से मेज़बान ने कहा कि जी 2 वजारतें तो आपके पास हैं। उस वक्त वो ख़ुद भी वज़ीर थे और एक वज़ीर हैं फ़रूक नसीम साहब। उन्होंने कहा नहीं इनकी वजारत भाई हमने नहीं मांगी थी, ठीक है ना, इनकी ये किसी और ने मांगी होगी या किसी और की चॉइस, ठीक है ना। तो बहरहाल मैं अब मुझे फिर वही शायरी याद आ जाती है, तो फिर वो वही वाली बात है कि मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। बहरहाल अच्छा छोड़ दे इसको, कहते किसी और की चॉइस है वो जनाब, उनकी वजारत किसी और ने, वो हमने नहीं डिमांड की थी उनकी वजारत। अच्छा, बहरहाल केस की समाअत हुई जनाब। मुनीर मलिक साहब वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में रोस्टम पर आए। सबसे पहले जनाब उन्होंने एतराज़ उठा दिया फ़रूक नसीम साहब पर। उन्होंने कहा जी ये तो केस लड़ ही नहीं सकते। क्यों? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2017 के एक फ़ैसले का हवाला दिया, एक जजमेंट का, और रशीद अहमद केस यानी वो जजमेंट थी, और उन्होंने बाकायदा उसका एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाया। मुनीर मलिक साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाया। उस पैराग्राफ के मुताबिक वो ये था कि एडवोकेट जनरल्स यानी ये जो सूबे में होते हैं, और अटॉर्नी जनरल के होते हुए, अटॉर्नी जनरल वफाक में होता है ज़ाहिर है, के होते हुए वफाक प्राइवेट वकील की खिदमात हासिल नहीं कर सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है। उस फैसले का हवाला दिया मुनीर मलिक साहब ने, जो कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के वकील हैं। ठीक, उन्होंने कहा कि एडवोकेट जनरल्स और अटॉर्नी जनरल्स के होते हुए वफाक प्राइवेट वकील की खिदमात हासिल नहीं कर सकता। वफाक सिर्फ एक ही सूरत में निजी वकील की खिदमात हासिल कर सकता है, अगर कोई बहुत पेचीदा कानूनी सवाल दरपेश हो, और उसके लिए भी अगर यानी कि कानूनी सवाल दरपेश हो ना बहुत पेचीदा, यानी कि वो आम तौर पे हल ना हो रहा हो, तो फिर बाहर से एक वकील को बुलाया जाता है। यानी कि अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट को भी वो उस सूरत में अगर वो मुतमईन न कर पाएँ तो फिर बाहर से वकील को एक प्राइवेट वकील की इजाज़त दी जाती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में निजी वकील की खिदमात हासिल करने के लिए सर्टिफिकेट पेश करे, यानी ज़रूरी है कि सर्टिफिकेट पेश करे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। अब इस पर जनाब रोला पड़ गया। उमर अताब बंदियाल साहब, जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब, जो कि हेड कर रहे हैं इस 10 रुकनी बेंच को, अब उन्होंने कहा कि भाई इस तरह है कि अनवर मंसूर साहब जो साबिक अटॉर्नी जनरल थे, कैप्टन रिटायर्ड अनवर मंसूर, वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। मौजूदा जो हैं खालिद जावेद साहब जो अटॉर्नी जनरल हैं, वो इस केस में पेश नहीं होना चाहते। तो अब वफाक को हक़ तो है कि भाई जो है ना, अब फिर उसके बाद मुनीर मलिक साहब ने कोई एतराज़ इस तरह का किया, तो अब उन्होंने कहा कि चलें अभी फ़िलहाल इस तरह करते हैं। अच्छा, फिर इस दौरान
फ़रोग नसीम साहब ने भी कहा कि जी अटॉर्नी जनरल सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने कहा चलें फ़िलहाल इस तरह करते आप सर्टिफिकेट जमा करवाएं ना, आपको मशरूत इजाज़त है कि आप ज़रा आर्गूमेंट्स तो दें। अब जनाब जब उनको आर्गूमेंट्स की इजाज़त मिली, बेशक वो भले मशरूत हो, अब जनाब उनकी आवाज़ बुलंद हुई, उन्होंने ज़रा उछल कूद की और सबसे पहले तो कहा कि जी देखें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने दरख्वास्त में मेरे ख़िलाफ़ नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो फिर एक जज साहब ने कहा कि ये छोड़ें ना, आप इस नामुनासिब शनासे को छोड़ें, आप ऐसा करें दलाइल दें। ठीक, तो अब उसके बाद क्या हुआ जनाब, काजी फ़ाइज़ ईसा ने उन्होंने कहा फ़रोग नसीम साहब ने कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बैरून मुल्क जायदादें बनाई, उनके नाम पे, उनकी बीवी बच्चों के नाम पे 3 जायदादें हैं, मनी ट्रेल दें वरना वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब होंगे। तो उसके बाद जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि पहले तो ये साबित करें ना कि ये जायदादें जज की बेनामी जायदादें हैं। उन्होंने कहा ये बारे सबूत इन पे। अच्छा, ये भी बड़ी अजीब व गरीब बात है कि आपके सिविल प्रोसीजर कोड में, क्रिमिनल प्रोसीजर, हर जगह पर आप बाहर बरतानिया में चले जाएं, कहीं पर भी हर जगह पर जो बारे सबूत होता है वो उस पर होता है जो इल्ज़ाम लगाता है। नैब के वो पुट्ठे कवानीन बनाए गए हैं कि जनाब जो बारे सबूत, यानी आप मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि फ़लाँ ये घर आपने गैर कानूनी तौर पे ख़रीदा। अच्छा, अब बारे सबूत जनाब मुझ पे है, भाई इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं तो आप कहें ना कि आप मुझे मैंने किस तरह गैर कानूनी तौर पे ख़रीदा। खैर ये एक लंबी डिबेट हो जाएगी, इस पर फिर कभी मैं बात करूँगा। तो कह रहे हैं कि जनाब ये बारे सबूत इसका भी जज पे है। अच्छा, अगर जज के बीवी बच्चे कमाते हों, अब ये दूसरे एक जस्टिस उमर ताबंदियाल साहब जो ऐड कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर जज के बीवी बच्चे कमाते हों तो आपने ये नतीजा कैसे खस कर लिया कि जायदादें जज की हैं। भाई बात तो बड़ी रेलिवेंट है, और वो सारी चीज़ें ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपनी एप्लीकेशंस में पहले ये मेंशन कर चुके हैं। अच्छा, उन्होंने अब फ़रोग नसीम साहब क्या जवाब देते हैं, क्योंकि बीवी बच्चे बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंसान के सबसे ज़्यादा करीबी होते हैं माशाअल्लाह। ठीक है, अब दूसरे जनाब जज साहब ने, गालिबन मंसूर अली शाह साहब ने, हाँ ये फरमाया कि अगर कल को मेरा बेटा कोई जायदाद ख़रीदेगा तो मैं भी उसका जवाब देता रहूँगा। यानी देखें, बेटा अगर ख़ुद कफ़ील है, वो उन्होंने ख़ुद कहा कि मेरी बीवी बेटे बच्चे जितने हैं वो ख़ुद कफ़ील हैं, कब से वहाँ सेटल्ड हैं, उन्होंने जायदादें ली, आप मुझसे पूछ रहे हो। ठीक, अच्छा, उन्होंने कहा आप मुझसे वो करेंगे पहले। उसके बाद जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने फरमाया कि पहले ये तो साबित करें कि बीवी बच्चे जज के डिपेंडेंट हैं, यानी कि वो तो खुद कफ़ील उनके बच्चे हैं, आप पहले ये साबित करें ना कि वो जज पर ही डिपेंडेंट हैं। अब बड़े मुश्किल सवाल थे भाई। अब फ़रोग नसीम साहब ने पता क्या वजह से होता है ना, सवाल गंदम जवाब चना। उन्होंने कहा बेहतर था कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जायदादों का जवाब देते, वो केस को खींच खांच के ले आए सुप्रीम कोर्ट में। अब उसके बाद जो है ना दोबारा एक जज साहब ने जवाब दिया कि आप जायदादों का सवाल, अच्छा, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका तो जज साहब ने जवाब दे दिया है कि जायदादों का सवाल बीवी बच्चों से पूछे ना, किसने मना किया है, वो आपको बताएंगे हमने कहाँ से कैसे ख़रीदी हैं। अच्छा, अब फ़रोग नसीम साहब ने पैंतरा बदला। उन्होंने कहा जी कोड ऑफ कॉन्डक्ट कहता है कि जज की साख्त पर इल्ज़ामात से, वो इल्ज़ामात से पाक होनी चाहिए जज की साख्त, ताकि अवाम में उसकी अच्छी साख हो, इज़्ज़त हो, वगैरह वगैरह। अब उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने फ़रोग नसीम साहब से कहा कि फ़रोग नसीम साहब, आप तो टैक्स अमूर के माहिर वकील हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि आप अपने केस से हट गए हैं। आपने केस टैक्स रिटर्न का दायर किया, लेकिन आप मनी ट्रेल मांग रहे हैं। उसके बाद जस्टिस सजाद अली शाह साहब ने भी ये कहा कि जनाब पहले ये तो बताएं कि रेफरेंस कैसे बदनीयती पर मबनी नहीं है। यानी उनका कहा था कि ये रेफरेंस बदनीयती पे मबनी है, आप ये बताएं कि ये कैसे रेफरेंस बदनीयती पर मबनी नहीं है। अच्छा, बहुत लंबी चौड़ी बहस हुई, इस दौरान बहुत मुश्किल सवालात भी हुए। कुछ मुश्किल सवालात का इस तरह से कि जजेस के रिमार्क से भी जनाब फ़रोग नसीम साहब को कोई जवाब मिल गया, उनकी तसल्ली हुई, कुछ उन्होंने जो है ना सुख का सांस लिया। अच्छा, उसके बाद कुछ इन्होंने एक कोई दस्तावेज़ पढ़नी शुरू की, तो मुनीर मलिक साहब ने एतराज़ किया कि ये तो हमारे पास है भी नहीं, फिर जजेस ने बरहमी का इजहार कर दिया। अच्छा जनाब, उसके बाद समात हो गई 3 जून तक, यानी आज तक मुलतवी।
लेकिन जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने जो हेड कर रहे हैं इस बेंच को, इस लार्जर बेंच को, बल्कि यूँ समझ लें तकरीबन फुल बेंच ही है, कुछ जजेस पे तो इतराज़ हो गया था ना, उन्होंने फ़रोग नसीम साहब के लिए 3 सवालात छोड़े। टोटल तो 4 सवालात ना, मैं बताता हूँ और चौथा सवाल किसने किया। 3 सवालात उन्होंने कहा जी पहली बात तो ये बताएं कि रेफरेंस बदनीयती पर मबनी नहीं और मवाद गैर कानूनी तौर पर इकट्ठा नहीं किया गया, ये बताओ। दूसरा सवाल, ये मवाद सदर या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जमा क्यों नहीं किया और ये शिकायत एसिड रिकवरी यूनिट के पास कैसे पहुंच गई। तीसरा सवाल, ये एसिड रिकवरी यूनिट आखिर क्या है, इसकी ज़रा कानूनी हैसियत भी बताएं। ठीक, एक सवाल जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने चौथा सवाल ऐड कर दिया, उन्होंने कहा कि यह भी बताएं कि अगर रेफरेंस के लिए मवाद इकट्ठा करने के लिए दुरुस्त तरीक़ाकार अख्तियार नहीं किया गया तो इसके कानूनी असरात क्या होंगे। बड़े इंपॉर्टेंट सवालात हैं जनाब, देखते हैं अब फ़रोग नसीम साहब क्या जवाब देते हैं, क्योंकि सवाल जब इन पे हों तो फिर इनको जो है ना जवाल आ जाता है। जैसे जनाब शहजाद अकबर साहब पे 15 सवाल हुए और उन्होंने जनाब आज सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले मीडिया के सामने कहा मैं तो जवाब नहीं देता। ठीक है ना, अब आप अंदाज़ा करें ये हालत है कि जब आप बाकियों के बारे में हो तो यूं पेपर लहरा लहरा के किसी पे 18 सवाल तो किसी पे 19 सवाल तो कभी किसी पे 20 सवाल, और जब आपकी बारी आए तो आपने जवाब नहीं देना। आ जाएं जनाब, आज तो आ जाएं जनाब, शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के लिए छापा। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, आज मैंने इस सारी चीज़ को इन 3-4 क्वेश्चंस पर घुमाया है, बड़ी मालूमात हासिल की हैं और मैंने जितना मुझसे राब्ता इधर उधर कहीं भी हो सकता था, अच्छा जी ज़राए से, तो मैंने आज शहबाज, पहला सवाल, आज शहबाज शरीफ साहब बचे कैसे, यूँ समझ लें, चलें अल्फाज को बदल देता हूँ, किसने बचाया। दूसरा सवाल, गिरफ्तारी उनकी क्यों होना चाह रही है। तीसरा सवाल, क्या अल्टीमेटली उनकी गिरफ्तारी होगी भी। और चौथा सवाल, हुकूमत इनको क्यों गिरफ्तार करना चाह रही है। अब आप कहेंगे कि जनाब ये दूसरा और चौथा सवाल तो आपका एक ही है, नहीं भाई एक नहीं है, बहुत फ़र्क है। ठीक है, ज़रा मैं समझाता हूँ आपको। इसमें ना चूँकि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में कल अपनी बेल के लिए भी अप्लाई किया हुआ था, इसमें भाई ज़राए बता रहे हैं कि 2 तरह का प्रेशर है। ज़रा सुनना, मैंने बड़ा इस पे मेहनत की है। 2 तरह का प्रेशर है। एक प्रेशर है किसी तरफ से बड़े मियाँ साहब पर, यानी शहबाज शरीफ साहब के थ्रू वगैरह वगैरह, ठीक हो गया ना, इनको तंग करके या फिर बाद में किसी और को तंग करके या उनको खुद तंग करके वगैरह, एक प्रेशर है उन पे। वो कौन एग्जर्ट कर रहा है। ठीक, अच्छा, एक प्रेशर है शहबाज शरीफ साहब पर, वो कौन एग्जर्ट कर रहा है, वो हुकूमत एग्जर्ट कर रही है। क्यों, ये 2 डिफरेंट प्रेशर कैसे एग्जर्ट हो रहे हैं, बड़ी मज़े की बात है भाई। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूं, मैंने कहा था कि आज कैसे बचे या किसने बचाया। जनाब ज़राए ने बताया कि आज किसी ने उनको बता दिया था कि ख्याल रखना है आज छापा पड़ने वाला है। बहरहाल वो मुझे नहीं पता किसने बताया, ठीक, किसी ने बताया। बहरहाल वो जनाब वहाँ से रूपोश हो गए। फिर जनाब नैब जाती उम्रा में भी गई, नैब डिफेंस वाले दफ्तर में भी गई, नैब फलां में भी गई, ये वो वाला से। जब आपको मैं ये बताऊं कि जब गिरफ़्तार ना करना हो ना, फिर यही होता है। वैसे करना हो तो मरीख से भी कर आते हैं, ठीक है ना, लेकिन ना करना हो ना गिरफ़्तार तो फिर यूँ यही होता है। हमें याद है कि ये SSP इस्मतुल्लाह जुनेजो वाले केस में, या PTV वाले हमला केस में, या पार्लियामेंट हमला केस में, या वो थाने पे हमला केस में चौकी पर वगैरह, इमरान खान साहब और इस धरने के दौरान जो है ना ताहिरुल कादरी साहब के वारंट गिरफ़्तारी, फिर वो मफरूर हो गए वगैरह वगैरह। हमें याद है एक मरतबा वो जो कोर्ट थी नीचे जो सेशन लेवल पे, तो वो वकीलों से और इनसे बाकियों से अपना पुलिस वालों से कह रही थी कि जज ने सवाल किया कि भाई आप गिरफ़्तार क्यों नहीं करते। कहीं हम वहाँ गए, वहाँ नहीं थे, वहाँ से
तो वो उन्होंने, जज साहब ने खुद कह दिया कि हम रोज़ देखते हैं कि वो शाम को आके किसी न किसी टीवी पे इंटरव्यू दे रहे होते हैं, आपको क्यों नहीं मिलते। ये एक निज़ाम इंसाफ पे कह लें या सिस्टम के मुंह पे तमाचा है कि ना करना चाहें तो ठीक है भाई, ना करना चाहें भाई, बड़ी बात है। वहाँ पे मरियम औरंगज़ेब साहबा ने भी खड़े खड़े बड़ी धुआंधार तकरीर की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत को वो खरी खरी सुनाई है कि बस अल्लाह महान अल्लाह हफीज़। मैंने आपसे कहा था दो तरह का प्रेशर है, एक प्रेशर शहबाज शरीफ साहब पर या किसी और पे एग्जर्ट करके या डायरेक्ट मियाँ साहब पे एग्जर्ट करके, वो कौन एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है, इसलिए कि ताकि किसी न किसी तरीके से ये इन हाउस चेंज पर मान जाएं। ठीक, ये क्यों इन हाउस चेंज पे क्यों मनवाना चाहते हैं? इन हाउस चेंज पे कुछ लोग इस वजह से मनवाना चाहते हैं जनाब कि इन हाउस चेंज पे मान जाएं, इन पे प्रेशर एग्जर्ट हो, ताकि मैंने आपसे कुछ वीडियोस में पहले बात की थी ना कि एक नैब लॉज में तब्दीली और एक 18th अमेंडमेंट। अच्छा, अपोजिशन अगर 18th अमेंडमेंट पर कुछ हद तक राज़ी थी भी सही, तो वो इस शर्त पर थी कि जी नैब लॉज में फुल तब्दीली होनी चाहिए, जिस तरह से हम चाहें उसी तरीके से तब्दील हो। वो खान साहब नहीं मान रहे थे। खान साहब 18th अमेंडमेंट को चेंज करना चाह रहे थे, वो अपोजिशन नहीं मान रही थी। अब ये कैसे हो, यानी कुछ इन हाउस तब्दीली हो जो कि नैब लॉज में इनकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तब्दीली कर दी जाए और फिर उसके बाद जो कुछ मुशावरत से, यानी कि सब की मुशावरत से 18th अमेंडमेंट में तब्दीली कर ली जाए। अच्छा, अब इन हाउस में इस हद तक तो कुछ रजामंदी पैदा हो गई थी। शहबाज शरीफ साहब तो खैर वैसे ही इन हाउस तब्दीलियों से एक दफ़ा क्वेश्चन हुआ कि जनाब आप वज़ीर आज़म का, सुना है आप वज़ीर आज़म बन रहे हैं। उन्होंने कहा ये मैं कई अरसे से सवाल सुन रहा हूँ, यानी कि उन्होंने अपनी एक बड़ी जो है ना ख्वाहिश का, बड़ी मासूमाना ख्वाहिश का भी इजहार किया कि जी ये सवाल तो मैं कितने अरसे से पता नहीं सुन रहा हूँ। अच्छा, ये बात तो खैर बहुत सारा एक हुई थी कि बड़ी काम की बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि इन हाउस तब्दीली चलें ठीक है कर लेते हैं, लेकिन फौरी तौर पे फिर जो है ना असम्बली को डिज़ोल्व करके तो इलेक्शन। अब मसला ये है कि जब इलेक्शन हो तो फिर ये बहुत सारे जो इंटरनल सर्वेस, जो बहुत सारी मालूमात, जो खुफिया मालूमात, जो बहुत सारी मालूमात है ना, उसके मुताबिक ये बिल्कुल अल्टीमेटली यही है कि जनाब नून लीग स्वीप कर जाएगी, और अगर वो पंजाब से ख़ास तौर पे, और ज़ाहिर है जो पंजाब से स्वीप करता है तो फिर वो यहाँ पे कौमी असम्बली में उनकी अक्सरियत होती है, 2/3 मेजॉरिटी होती है जैसे पिछली दफ़ा थी। तो वो अगर कर जाएगी तो फिर उसके बाद तो उनको फिर कंट्रोल, क्योंकि ज़ाहिर है अब डेफेमेशन लॉज बहुत सख्त हैं, उसके बाद उनको कंट्रोल करना या बातें बहुत सारी मनवाना वो बड़ा मसला हो जाएगा। फिर इन हाउस चेंज में तो ये है ना कि चलें इतना कुछ करके कोई थोड़ा बहुत लंबा हिसाब किताब करके, बेशक वो बाद में हो, ये सूरत हाल है। इसके लिए प्रेशर एग्जर्ट किया जा रहा है शहबाज शरीफ साहब के थ्रू से मुराद ये है कि उन पर प्रेशर एग्जर्ट करके मियाँ साहब पर, ताकि वो भी मजबूर हों। अब मियाँ साहब पर एक डायरेक्ट प्रेशर भी आ गया है, और वो प्रेशर मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में, मैंने बहुत तफसील से बात की है, वो तोशा खाना केस में जो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, वो प्रेशर भी हो सकता है। ये प्रेशर कोई मरीम नवाज साहबा पर भी आए अगर ये बात लंबी हो गई तो, क्योंकि कल अब शहबाज शरीफ साहब वहाँ कोर्ट जा रहे हैं, अगर उनको वो बेल बिफोर अरेस्ट मिल जाती है वो 10-15 रोज़ की मिलती है, फिर वो हो सकता है कुछ एक्सटेंड भी हो जाए। तो इस दौरान ये एक्सटेंशन इस वजह से होते ताकि मुशावरत का टाइम मिले और कुछ न कुछ अगर क्या मानते हैं या नहीं मानते। अब मैंने कहा था कि गिरफ्तारी होगी, तो जी हाँ, अगर ये बिल्कुल जनाब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे सूरत हाल हो गई कि अब कोई इन हाउस चेंज नहीं मानता, वही कहते हैं कि नहीं जी वोट को इज्जत दो, वही कहते हैं इसी पे डटे रहते हैं कि नहीं जी नया इलेक्शन, इसके अलावा हम जो है ना किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तब तो लोग कह रहे हैं, ज़राए कह रहे हैं कि हाँ जी गिरफ्तारी हो सकती है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ ना हुकूमत क्यों करना चाह रही है। हुकूमत जनाब दो वजूहात हैं वो क्यों करना चाह रही इस स्टेज पे। ज़ाहिर है जब कोरोना की वबा इतनी चैलेंजिंग हो गई हो, उसके अलावा टिड्डी दल की वबा उससे ज़्यादा, वो भी एक वबा है ठीक है ना, उससे ज़्यादा वो पूरी मईशत को खा गई और अरबों रुपए का नुकसान हो गया, मज़ीद भी नुकसान हो रहा है, अल्लाह माफ़ करे, खुराक की किल्लत का खदशा पैदा हो गया है, उससे भी वो भी। इसके अलावा इकॉनमी ऑलरेडी ग्रोथ रेट इकॉनमी का माइनस में चला गया, इसके बहुत सारी चीज़ें हैं ना, बहुत मसाइल हैं। इन मसाइल में और फिर दूसरे इन मसाइल में एक वजह तो ये है कि हुकूमत चाह रही है कि जनाब किसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब को जनाब गिरफ़्तार करो, कुछ हद तक तो हट जाएगा ना सिलसिला,
कुछ तवज्जो हटेगी, कुछ हम हीरो बनेंगे, फिर वही बल्ले बल्ले होगी जी नहीं छड़ांगे जनाब करप्शन को, करप्ट लोगों को, और डाकू है, चोर है, ये है वो है, हम तो किसी को रियायत नहीं देंगे। यार थोड़ा सा ना वो मोराल को बूस्टअप करना होता है ना। और अपने टाइगर्स में अब मैं शेरू नहीं कहूँगा, वो कल आपने सुन लिया कि वो फिर जो है ना उनमें भी जो हैं, तो भाई उनमें एक ये कॉन्सेप्ट डेवलप करना है कि जनाब हम तो करप्शन के ख़िलाफ़ उसी तरह ही डट के खड़े हैं, डट के खड़ा है कप्तान। तो अब उसके बाद जो है ना, एक तो ये वजह, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है कि ज़ाहिर है भाई उनको भी तो खबरें मिल रही हैं ना, खान साहब को भी तो खबरें मिल रही हैं, अपना शहबाज शरीफ साहब की बड़ी मुलाकातों की, अहम मुलाकातों की खबरें मिल रही हैं। तो अब उन्होंने कहा है कि अच्छा ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये नज़र करम उधर और फिर वो मंजूर नज़र, बल्कि वो नूर नज़र, ठीक हो गया ना, हमें छोड़। अच्छा मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊँ, हमें जब मुस्तफ़ा कमाल साहब आए थे ना, और उन्होंने आके जनाब बड़े जोशीला खिताब किया था और वो रोने लग गए थे, और वो जनाब अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ किसने चैलेंज करना था, जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब को। अच्छा तो उस ज़माने में, और फिर जिस तरीके से उन्होंने वो किया, और तो फिर ये सारा कुछ वो बल्ले बल्ले हो गई जनाब, बड़े इंटरव्यूज़, और वो लाइनें लगा के खड़े होते थे हम साथ कि जनाब हमें इंटरव्यू देते, पहले ये करें वो कैसा। बहरहाल थोड़े 2-3 दिन के बाद हमने देखा कि फैसल रज़ा आबदी साहब अपीयर हुए मुख्तलिफ़ टॉक शोज़ में और मुख्तलिफ़, तो उन्होंने जनाब अपना हमेशा जिन क़ुव्वतों की तारीफ़ करते थे, उन्होंने उन क़ुव्वतों को जनाब रगड़ना शुरू कर दिया। मैंने यार सवाल किए इस राय से, यार ये क्या हो गई, इनमें क्या तब्दीली आ गई, इनमें क्या यू टर्न आ गई है, ये किसान। तो कुछ लोगों ने, बहुत समझदार लोगों ने बताया कि भाई बात ये है कि ये कहना चाह रहे हैं कि हम क्या कम थे, हम पे हाथ रख लिया जाता, ये क्या इनको कहीं से कोई उठा के ले आया है। तो बात ये होती है। अच्छा ये बात है कि जब किसी को कोई चैलेंजिंग लगता है ना, चैलेंज, बस आखिरी बात, जब किसी को कोई चैलेंज करता है ना, उसी के लिए वो सबसे बड़ा ख़तरा होता है। आपको याद होगा पंजाब में बिलावल साहब ये कोरोना की वबा आने से पहले पंजे गाड़ के उधर ही बैठ गए थे लाहौर में, याद, ये अभी की बात है, ये गालिबन दिसंबर, यही जनवरी फरवरी की बात है। तो वहीं पे बैठ गए थे लाहौर में, और उन्होंने बाकायदा लाहौर में बैठ के मुलाकातें की, और जो मीडिया टॉक्स में नून लीग को हिट करना शुरू किया। यानी कि इवन यहाँ तक कह दिया कि इमरान खान साहब की तरह नवाज शरीफ भी सिलेक्टेड हैं। ये आपको याद होगा, ये बयान, ये मैंने अपनी वीडियो में भी जिक्र किया था। तो बहुत सारे लोगों ने कहा भाई यार ये क्या हो गया, इनकी तो बड़ी सुलो थी, ये तो मरियम साहबा से भी इन्होंने मुलाकातें की हैं। तो भाई फिर उसके बाद ये हुआ, ज़राए ने बताया कि देखें अब इलेक्शन, इनको भी कहीं से खबर हुई है कि इलेक्शन होने वाले हैं। बहुत सारे, मैं आपको बताता हूँ, पार्टी हेड्स ने बाकायदा अपने बहुत सारे निचले लेवल तक वर्कर्स को ये पैगाम पहुँचा दिया था, ये मैं आपको बहुत बावसूख ज़राए से, कि मार्च में इलेक्शन की तैयारी करो, ये नवंबर अक्टूबर में पहुँचा दिया था। लेकिन वो कोरोना ने फिर आपको पता है सब कुछ इधर उधर कर दिया। तो बिलावल साहब ने इस वजह से हिट करना शुरू किया नून लीग को, कि एक तो अपनी पार्टी को, और दूसरा उन्होंने कहा कि जो हमारा वोटर स्किप हो के पीटीआई की तरफ चला गया था ना, अब चूँकि पीटीआई की हालत बहुत ही माठी है, इस वजह से वो वोटर कहीं स्किप होके नून की तरफ न जाए, वो वोटर को, उसको हम दोबारा अपनी तरफ, तो जो एक दूसरे को चैलेंजिंग समझते हैं, एक दूसरे के लिए चैलेंजेस समझते हैं, उन्हीं को हिट कर किया जाता है। ये होती हैं अंदर की बातें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।